चैप्टर 1 सन की मोहब्बत। गुजरात, पोरबंदर, सोमनाथ। सुबह का समय 5 बजे। हमारे महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। उसी मंदिर के फर्श पर एक लड़की बैठी थी। उस लड़की ने इस वक्त रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जो फुल स्लीव का था। माथे पर रेड कलर की बिंदी लगाई हुई थी और सर पर दुपट्टा डाला हुआ था। कान में रेड कलर के झुमके पहने हुए थे। ब्लैक सिल्क की लॉन्ग हेयर जो इस वक्त भींगे होने की वजह से उसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी, जिसकी कुछ लतें उस लड़की के गालों पर आ रही थी। दूध जैसा गोरा रंग, गोल चेहरा, घनी पलकें, नीली खूबसूरत आंखें जो इस वक्त काजल से सनी हुए थी, जिसमें दुनिया जहां की मासूमियत भरी पड़ी थी, जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। हल्के गुलाबी चबी गाल, छोटी नाक, रेड चेरी जैसे हॉट सेप होठ, दिखने में ऐसे थे मानो होठों पर लिपस्टिक लगाई हो, पर वो नेचुरल थे। और ऊपर के होठ के किनारे वो काला तिल कयामत ढा रहा था। और उस होठों पर कातिलाना स्माइल, सुराहनीदार गर्दन, पतली कमर, कुल मिलाकर वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि भगवान ने उसे कितनी फुर्सत से उसके हुस्न को तराशा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने दुनिया जहां की खूबसूरती को समेटकर उसके अंग को तराशा था। वो लड़की अपने दोनों हाथों जोड़कर अपनी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों से महादेव की प्रतिमा को निहार रही थी और अपने खूबसूरत होठों को बार बार हिला रही थी, जैसे कोई मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस मंदिर में एक आदमी आए। जब उस आदमी ने उस लड़की को फर्श पर बैठा देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। वो आदमी उस लड़की के पास आकर खड़े हो गए, बोले, अंडस्को, क्या हुआ धड़कन बिटिया? महादेव ने अब क्या गलती कर दी है जो तुम इतनी सुबह सुबह उसे शिकायत करने आ गई है? ये है हमारी कहानी की मुख्य नायिका धड़कन ठाकुर। उम्र 18। आज उसकी 12th का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए ये सुबह सुबह मंदिर में आके बैठी थी। उस आदमी की आवाज कान में पड़ते ही धड़कन ने अपना सर झुकाकर बड़े आदर से महादेव को प्रणाम किया और महादेव की प्रतिमा से अपनी नजरें हटाकर उस आवाज की तरफ देखा तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उम्र करीब 50 साल होगी। उस आदमी ने कमर के नीचे पीले रंग की धोती पहनी हुई थी। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में एक जानोई पहनी हुई थी, जो गले से लेकर कमर तक आ रही थी। माथे पर चंदन का टीका लगा लगा उस था और सर के बालों की एक चोटी बनाए हुए थी। हाथों में पूजा की थाली लेकर खड़ा था, जो धड़कन को बड़े प्यार से देख रहा था। ये थे पंडित रामेश्वर प्रसाद, इस मंदिर के सबसे पुराने पंडित जी, जो इस मंदिर की देखभाल करते थे और सुबह शाम महादेव की आरती। उसे देखकर धड़कन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धड़कन फर्श से खड़ी हुई और पंडित जी के पैर छूटे हुए बोली, अंडस्को, प्रणाम पंडित काका। जीती रहो धड़कन बिटिया, पंडित जी ने धड़कन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो धड़कन आगे बोली, अंडस्को, पंडित काका, मैं आज महादेव की कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये कहने आई थी कि आज मेरी 12th का रिजल्ट घोषित होने वाला है। तो मैं महादेव से ये कहने आई थी कि मुझे बस अव्वल नंबर से पास करा दे। आप तो जानते हो ना मेरा सपना क्या है। अगर मैं अव्वल नंबर से पास हो गई तो मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ और आगे पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी रह सको। जनता हूँ धड़कन बिटिया, ये सपना तुम बचपन से देखती आई हो और महादेव से तुम ये एक यही चीज मांगती आई हो। वैसे भी तुम हर साल अव्वल ही आती हो, तो देखना इस बार भी तुम अव्वल ही आऊंगी, पंडित जी ने प्यार से कहा। पंडित जी की बात खत्म हुए नहीं कि पीछे से एक आवाज आई, अंडस्को, अव्वल आऊं ही नहीं, अव्वल आ गई, वो भी पूरे के पूरे 99% नंबर से। ये आवाज कान में पड़ते ही पंडित जी और धड़कन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का चलकर उन दोनों के पास ही आ रहा था। उम्र 25 साल होगी। गोरा रंग, काले घने बाल, काली आंखें, तीखी नाक, पतले होंठ, कुल मिलाकर वो दिखने में हैंडसम लग रहा था। वो चलकर उन दोनों के पास आया तो पंडित जी बोले, अंडस्को, क्या कहा रुद्र तूने की धड़कन बिटिया ने? पंडित जी की बात पूरी होने से पहले ही वो लड़का बोल पड़ा, अंडस्को, हाँ बाबा आपने सही सुना, धड़कन ने इस बार भी टॉप किया है और इसके साथ ही उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। अब धड़कन इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है, वो भी फ्री में।
जब तक धड़कन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसका पूरा खर्चा कॉलेज वाले उठाएंगे। ये था रुद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद का एक लौता बेटा। ये यही पोरबंदर के सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इतना सुनते ही धड़कन एकदम से रुद्र के गले लग गई, जिससे रुद्र का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा, मानो रुद्र का दिल अभी उसके सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। धड़कन उछलते हुए बोली, अंडरस्को, क्या कहा रुद्र तूने? मैंने टॉप किया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं चलती हूँ, ये खुशखबरी मुझे माँ, पापा, किया, दादी और भाई को भी सुननी है। इतना बोलकर धड़कन रुद्र से अलग हुए और महादेव की तरफ देख खुशी से चहकते हुए बोली, अंडरस्को, धन्यवाद महादेव मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, पक्का प्रॉमिस। इतना बोलकर धड़कन ने एक बार फिर महादेव को प्रणाम किया और रुद्र और पंडित जी की बाय बोलकर हड़बड़ी में भागते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतरकर मंदिर से बाहर निकल गई। उसे भागता हुए देख रुद्र फिक्र करते हुए बोल पड़ा, अंडरस्को, अंडरस्को। अरे धड़कन आराम से जाओ, लग जाएगी। अरे रुद्र नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो अंडरस्को, धड़कन भागते हुए बोली। अच्छा ठीक है, पर पहले खुद को कवर तो कर लो, रुद्र चिल्लाए हुए बोला। धड़कन के कान में जैसे ही रुद्र की ये बात गूंजी, धड़कन अपनी जगह पर रुक गई और खिसियाते हुए बोली, अंडरस्को, अरे यार धड़कन तू भी न दिन भुल्लकर होती जा रही है। ये बोल धड़कन ने अपने सर पर चपत लगा दी और पीछे मुड़कर रुद्र को देखा, जो पंडित जी के साथ मंदिर में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। धड़कन ने अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल सजाते हुए कहा, अंडरस्को, थैंक यू रुद्र, मैं तो भूल ही गई थी। रुद्र ने अपनी प्यार से अपनी पलकें झपकाकर धड़कन को थैंक यू का जवाब दिया। धड़कन ने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर किया तो अब धड़कन की नीली खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें ही दिख रही थी, जो इस वक्त हद से ज्यादा कातिलाना लग रही थी। धड़कन ने एक बार फिर रुद्र और पंडित जी को देखा और सोमनाथ की गलियों से होते हुए अपने घर की तरफ भागी। रुद्र धड़कन को तब तक देखता रहा जब तक धड़कन रुद्र की आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। पंडित जी ने रुद्र की आंखों में देखा, जो अभी भी अपनी आंखों में बेसुमार प्यार लिए उस तरफ ही देख रहा था जहां से अभी अभी धड़कन गई थी। पंडित जी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, बेटा उसे ऐसे देखना बंद करो। तुम्हारे लिए उसके प्यार को पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि बरखा आगे के शब्द पंडित जी ने अधूरे ही छोड़ दिए थे। रुद्र ने पंडित जी की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, अंडरस्को, जनता हूँ बाबा, इसीलिए तो आज तक मैंने कभी भी अपना प्यार धड़कन के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे अपनी हैसियत और जगह दोनों अच्छे से पता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर आंखों में धड़कन के लिए बेशुमार प्यार जरूर दिख रहा था, जो आज तक धड़कन देख नहीं पाई थी, क्योंकि धड़कन दोस्ती के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती थी और रुद्र उसने कभी कोशिश ही नहीं की धड़कन को अपना प्यार दिखाने की। रुद्र आगे बोला, अंडरस्को, अब बात खत्म हो गई हो तो अब चले बाबा, महादेव की पूजा भी तो करनी है। इतना बोलकर रुद्र आगे बढ़ गया तो पंडित जी उसे देखता रह गया, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि रुद्र धड़कन से कितना प्यार करता था, पर अफसोस धड़कन उसकी किस्मत में थी ही नहीं, और ये बात पंडित से बेहतर कौन जान सकता था। और ऐसा क्यों था, ये बात आपको कहनी में आगे चलकर पता चलेंगी। अब पंडित जी भी रुद्र के पीछे चले गए, क्योंकि उसे भी तो महादेव की पूजा करनी थी। दूसरी तरफ धड़कन अभी भी सोमनाथ की गलियों में भाग रही थी। उसके चेहरे पर से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो इस वक्त उसके सूट के दुपट्टे के पीछे छुपी थी। तभी अचानक से धड़कन किसी से टकरा गई। धड़कन खुद को संभाल नहीं पाए और लपकाकर 4 कदम पीछे हो गई। धड़कन खुद को संभाल पाती उससे पहले ही धड़कन के कान में एक सख्त मर्दाना आवाज गूंज उठी, अंडरस्को, इतनी भी क्या जल्दी से अपने नसीब के पास जाने की? 2-4 दिन शांति से रह ले, उसके बाद तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए उसकी कैद में ही रहना है। इतना सुनना ही था कि धड़कन ने अपनी पलकें उठाए सामने देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा था, जिसने अपने पूरे बदन पर भभूत लगा रहा था, गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, हाथ में महादेव का त्रिशूल। धड़कन के चेहरे अभी भी अपने दुपट्टे से कवर था, बस उसकी झील जैसी खूबसूरती आंखें ही दिख रही थी, जो आंखों में कई सारे सवाल लेकर असमंज से उस अघोरी को देख रही थी।
जैसे पूछना चाहती हो कि अंडरस्को आप कहना क्या चाहते हैं। वो अघोरी धड़कन को देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे उसने धड़कन की आंखें और आंखों में उमड़ रहे ढेर सारे सवालों को पढ़ लिया हो। वो अघोरी मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को नहीं समझी मेरी बात। धड़कन अभी भी ना समझी से अघोरी को एक तक देख रही थी। अघोरी आगे बोला, अंडरस्को चलो मैं ही बता देता हूँ मेरी बात का मतलब तो सुनो। तुम जहाँ जाने के लिए इतनी बावली हो रही हो ना, तुम वहाँ अपनी मर्जी से नहीं जा रही हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें खींचकर वहाँ लेकर जा रही है लड़की। तुम दोनों का मिलना तो उस महादेव ने पहले से ही तय कर लिया है। बस तुम दोनों को थोड़े वक्त के लिए उस महादेव ने अलग रखा था, ताकि वो और तुम एक दूसरे के लिए तड़पो, ताकि तुम दोनों की मोहब्बत और गहरी हो सके। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा और उसका मिलन एक बार हो गया ना तो तुम चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाओगी। हाँ, शुरुआत में वो ही तुझे हद से ज्यादा दर्द देगा, पर बाद में वो ही तुझे टूटकर मोहब्बत भी करेगा, जो तुम्हारे लिए इस दुनिया के साथ साथ तुम्हारे अतीत में छिपे उस राज के साथ भी लड़ जाएगा। पर याद रहे, उसे कभी खुदे दूर या उसे खुद दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना वो इस दुनिया को आग लगा देगा। और एक बात, तुम्हारे लिए उसकी सनकी मोहब्बत को झेलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत एक आग है, जिसकी मोहब्बत की आग में तुझे भी जलना होगा और अपनी मोहब्बत का रंग चाहना होगा। तभी तुम उसे शांत कर पाओगी, क्योंकि तुम जिस महादेव की पूजा करती हो ना, वो वही महादेव का रौद्र रूप है। इतना बोल एक पल गवाए बिना अघोरी धड़कन के बगल में से निकल गया था और छोड़ गया था धड़कन के दिमाग में अनगिनत सवाल। पर धड़कन अभी भी वही पत्थर की मूरत बने खड़ी थी। धड़कन को कोई होश हो नहीं था। धड़कन तो उस अघोरी की कही गई बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तो धड़कन ने अपना सर उठाकर सामने देख, पर वहां इसे कोई नजर नहीं आया। तो जल्दी से बरखा ने चारों तरफ देखा, लेकिन उस गलियारों में दूर दूर तक लोग नजर आए, पर उसे वो अघोरी कहीं नजर नहीं आया। धड़कन पागलों की तरह इधर उधर भागकर उस अघोरी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। थक हार का धड़कन ने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए, आगे जारी हैं। कौन था वो अघोरी और धड़कन से किसके बारे बात कर रहा था? चैप्टर 2, परीक्षा का परिणाम कोलोशिर। अगली सुबह ठाकुर हवेली। एक बड़े से कमरे में एक लड़की बेड पर बैठी थी। उम्र लगभग 16 साल होगी। वो लड़की देखने में सुंदर थी। गोरा रंग, ब्लैक हेयर, गोल छोटा सा चेहरा, काली गहरी आंखें, छोटी सी नाक, पतले गुलाबी होंठ जिस पर अभी पिंक कलर का लिप बाम लगा हुआ था, पतली सुराहनीदार गर्दन और पतली सी कमर, कुल मिलाकर वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। वो लड़की अपने फोन में बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई जरूरी सूचना मिलने वाली थी। उसकी बगल में एक और लड़की बेड पर अपने आप को पूरी तरह सर से पांव तक ब्लैंकेट से कवर करके गहरी नींद में सो रही थी। तभी बेड पे बैठी लड़की, जिसकी वो जोर से चिल्लाए, माँ, पापा, भाई, चाची, हरी काका, सब लोग कहाँ हैं? जल्दी से यहाँ आइए, देखो मैं पास हो गई। मुझे 10वीं में पूरे के पूरे 40% मिले हैं। ये हुर्रे में पास हो गई। वो लड़की बेड से उठकर कमरे से निकलकर भागते हुए हॉल में आ गई थी और वहां आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए नाचने लगी थी। तभी हॉल में एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अंडस्को का क्या बात है? मेरी प्यारी बेटी पास हो गई। वो लड़की मुड़कर देखा तो पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र करीब 55 साल होगी, चेहरे पर तेज, हट्टा कट्टा आदमी। उस आदमी ने इस वक्त कुर्ता पाजामा पहन हुआ था। वो आदमी चलकर उस लड़की के पास ही आ रहा था। ये है विजय ठाकुर, ठाकुर हवेली का मालिक, और वो लड़की थी किया ठाकुर, विजय ठाकुर की बेटी। विजय किया के पास आकर खड़ा हो गया और बड़े प्यार से किया को गले लगा लिया और किया का सर को प्यार से चूम लिया। किया भी विजय जी के गले लग गई और फुदकते हुए बोली, हाँ पापा में पास हो गए, वो भी 40% से। किया की चेहरे की चमक ही बता रही थी कि किया इस वक्त कितनी खुश है। तभी किचन से एक औरत अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई, जो दिखने में सुंदर थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 45 की होगी। इस औरत ने इस वक्त ब्लू कलर की सिफोन साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर लाल बिंदी और मांग में कुमकुम लगाया हुआ था।
गले में डायमंड का मंगलसूत्र पहना हुआ था जो उस औरत की नाभि तक आ रहा था। उस औरत ने एक हाथ से माथे पर साड़ी का पल्लू लिया हुआ था और दूसरे हाथ में चाय की ट्रे ली हुई थी। ये है वानी ठाकुर, विजय ठाकुर की पत्नी, इस ठाकुर हवेली की बहू और किया और कार्तिक की माँ। वानी ने वहां आके चाय की ट्रे छोटी सी टेबल पर रख दिया और आगे बढ़कर वहीं पे रखे सोफे पर बैठ गई। किया को देखकर बोली, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे टॉप किया हो, पास ही हुई है वो भी जैसे तैसे, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझी। ये बोलते ही वाणी ने ट्रे में से चाय का कप उठाकर सामने खड़े विजय जी के हाथ में दे दिया। विजय जी ने चाय का कप लेकर किया के साथ वही रखे सोफे पर बैठ गए थे। किया अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह आड़ा टेढ़ा बना रही थी। अभी तक किया की आवाज सुनकर हवेली के बाकी लोग के साथ साथ हवेली के नौकर चाकर अभी वहां हॉल में जमा हो गए थे। दो लोगों को छोड़कर, एक वो लड़की जो अभी तक अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही थी और एक लड़का जो शायद अपने काम की वजह से हवेली से बाहर गया था। सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे। तभी वानी ने चाय का घूंट पीते हुए सामने सोफे पर बैठे विजय जी की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब देख रहे हो ना आपके लाड प्यार ने उसे बिगड़ के रखा है। आपकी लाडली 10th में 40% लाई है और खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार कर आई है। एक ही है जिसको पढ़ाई से एलर्जी है और एक वो लड़की है जो पूरा टाइम पढ़ाई और काम में लगी रहती है। कुछ सीख अपनी बहन से। उद्धरण चिन्ह। वानी शिकायत भरे लहजे में किया से बोली, तो किया ना अपना मुंह छोटा सा बना लिया, जिसे देखकर विजय जी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो आगे बोले, अंडस्को, अरे भाग्यवान क्यों बच्ची को डांट रही हो, अभी तो वह छोटी है, खेलने कूदने दिन है, जब बड़ी हो जाएगी तब सब कुछ सीख जाएगी। ठाकुर साहब ने किया का बचाव करते हुए कहा। वानी ने सामने बैठी किया को देखा जो अपने निचले होंठ को बाहर की तरफ निकलते हुए मुंह फूला कर बैठी थी। वानी अच्छे से किया की नौटंकी को समझती थी, इसलिए वानी थोड़ा सख्ती से बोली, अंडस्को, ये बच्ची है तो वो क्या बड़ी है, वो भी बच्ची ही है, इनसे बस 2 साल बड़ी है, फिर भी सब कुछ आता है उसे। जब वो 12 साल की थी तभी से वो काम सीखना शुरू हो गई थी। और एक ये है, 16 साल की हो गई है, फिर भी एक कप चाय बनाना नहीं आती है। कल को जन उसकी शादी हो गई तो पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी। वहां भी क्या ऐसे खेल कूद करके ही सबका पेट भरेगी, या फिर कुछ खाना वाना बनाकर भी उन लोगों को खिलाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर किया खड़ी होकर अपने माँ के पास आकर बैठ जाती है और वाणी को मस्का लगाते हुए वाणी के गाल पर किस करती है और अपनी माँ के गले लगा कर बोली, अंडस्को, माँ आपको पता है ना मुझे घर के काम सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप एक ही बात लेके बैठ जाती हैं। ये सुनते ही वाणी चिढ़ते हुए बोल पड़ी, अंडस्को, सुना आपने आपकी लाडली ने क्या कहा, उसको घर काम सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब ससुराल जाएगी तो वह जाके भी यही कहना कि मुझे घर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे घर काम आता ही नहीं है। अब तक हॉल में जमा हुए लोग उन सब को देख धीरे धीरे हंस रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हर रोज होता था। हर सुबह वाणी और किया के बीच ये महाभारत शुरू हो जाती थी। मामला बिगड़ता देख ठाकुर साहब बीच में ही बोल पड़े, अरे आज तो तुम्हारी प्यारी बेटी का भी तो 12 का रिजल्ट आने वाला है ना। ये बात सुनते ही उस औरत का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया। ठाकुर साहब अच्छे से जाने थे कि वाणी का गुस्सा कैसे शांत करना है। अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गई कि आज दिदू का भी रिजल्ट आने वाला है, मैं अभी अपना फोन लेकर आती हूँ। ये बोला किया ने खुद से ही अपने सर पर चपत लगाई और सोफे से खड़ी होकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर देखा तो वो लड़की अभी तक सोई हुई थी और फोन उसके पास में ही बेड पर रखा था। किया ने एक नज़र उस सो रही लड़की को देखा और फोन लेके कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो सभी लोग बेसब्री से उनका ही इंतजार कर रहे थे। किया फोन लेके सीधा उन लोगों के पास आकर सोफे पर बैठ गई और फोन चालू किया तो हॉल में मौजूद सभी लोग 12th का रिजल्ट देखने लगे। सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने हो एग्जाम दिए हो और सभी रिजल्ट आने वाला हो। उन सबके चेहरे की एक्साइटमेंट ही बता रही थी कि उन सबको रिजल्ट देखने में कितनी दिलचस्पी है। थोड़ी ही देर में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया कि तभी किया
एकदम से उछलकर जोर से चिल्लाई, माँ दीदी ने टॉप किया है, वो भी पूरे स्टेट में। इतना सुनना था कि सभी लोग बहुत खुश हो गई। सबसे ज्यादा वो सोफे पर बैठी वानी खुश हो गई। तभी किया फिर बोल पड़ी अंडरस्को, माँ दीदी को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। क्या मेरी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली है? ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर सविता की तरफ देखकर बोली, जो इस हवेली की नौकरानी है अंडरस्को। अरे सविता, जरा किचन में जाके मिठाई लेके आओ, आज बहुत खुशी का दिन है। मेरी बेटी ने टॉप किया है। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई। अंडरस्को ये कहते हुए वानी की आंखें खुशी से छलक उठी। सविता किचन में चली गई थी मिठाई लाने के लिए। कैसे मेहनत रंग न लाती, मेरी बेटी ने टॉप करने के लिए दिन रात एक जो कर दी। ठाकुर साहब बोल पड़े। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए, वानी थोड़ा अकड़ते हुए बोल पड़ी। हॉल में सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। तभी हॉल में एक रौब बार आवाज गज उठी, अंडरस्को, ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग महिला की आवाज थी। हॉल में जमा हुए सभी लोग की नजर आवाज की तरफ चली गई। सामने घर के मेन दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला हाथ में पूजा की थाल लेके खड़ी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मंदिर होकर आई हो। उस बुजुर्ग महिला ने पिंक कॉलर की फ्लावर प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और माथे पे चंदन का टीका लगा हुआ था। उस बुजुर्ग महिला को देखकर वो हॉल में सोफे पर बैठा विजय जी बोला, अंडरस्को, अरे माँ, आप मंदिर से आ गई, आप यहाँ आके बैठो, हम आपको एक खुशखबरी सुननी है। अभी तक तो आप लोगों को पता चला हो गया। वो बुजुर्ग महिला सरला ठाकुर थी, विजय ठाकुर की माँ, इस घर की मुखिया। सरला जी आगे बढ़कर ठाकुर साहब यानी कि विजय को के पास आकर हाथ में पकड़ी थाल को वहीं पे रखे छोटे से टेबल पर रखकर विजय जी के बाजू में ही बैठ गई और एक नज़र सामने देखा। वहां पहले से ही विजय जी की पत्नी वानी ठाकुर और उसकी बेटी किया ठाकुर बैठी थी। सरला जी विजय जी की तरफ देखकर बोली, क्या बात है विजय, तुम इतने खुश लग रहे हो? विजय कुछ बोलता उससे पहले ही किया बोल पड़ी, अंडरस्को दादी, मेरी प्यारी दादी। इतना बोल किया उठकर सरला जी के बगल में बैठ गई और सरला जी के गाल खींचते हुए कहा, अंडरस्को दादी, खुशी की ही बात है, आपको पता है दादी, दीदी ने 12th में टॉप किया है और आगे की पढ़ाई करने के लिए दीदी को स्कॉलरशिप भी मिली है। अब दीदी शहर जाके अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। अब दीदी अपना सपना पूरा कर सकेगी। किया की बात सुनकर सरला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आगे बोली, ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई है छुटकी, आखिरकार हमारी गुड़िया ने कर दिखाया। उसके लिए हमारी गुड़िया ने दिन रात मेहनत की थी। गुड़िया की मेहनत रंग लाई। अब वो अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी जो उसने बचपन से देखे हैं। मैं अपनी गुड़िया के लिए बहुत खुश हूँ। फिर नजर उठा के देखा तो सोफे के पास ही खड़ी सबिता को देखा। वो हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसे देखकर सरला जी बोल पड़ी, अंडरस्को, अरे सविता, तुम खुश नहीं हो क्या, जो ऐसे मुंह लटकाए खड़ी हो? तभी सविता बोल पड़ी, जो इस घर की मेड थी अंडरस्को, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। एक नौकर की बेटी ने टॉप किया है और आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिली है। ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप लोग न होते तो पता नहीं मेरा और मेरी बेटी का क्या होता। उसकी बात सुन के सरला जी अपनी रौबदार आवाज में बोल पड़ी, अंडरस्को, खबरदार, जो खुद को नौकर और हमारी गुड़िया को नौकर की बेटी कहा, आज तो तूने कह दिया। आगे से तुम्हारे मुंह से ये बात 2 बार निकली तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम भी जानती हो कि हम तुम्हें नौकर नहीं समझते और नहीं गुड़िया को नौकर की बेटी। जैसे विजय, वानी और किया जितने मेरे आपने हैं, वैसे ही तुम और गुड़िया। तो आगे से ध्यान रखना, समझी? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके सब में मिठाई बांटो। सविता अपना सर झुकाए वहां से चली गई और सब में मिठाई बांटने लगती है। सरला जो आगे बोली, अंडरस्को, आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो सबका मुंह मीठा करवा जा जल्दी से, और हाँ, इस खुशी में सारे गांव वालों में मिठाई बांटो। आखिर हमारी गुड़िया ने टॉप जो किया है। आज सरला जी बहुत खुश थी। उसे खुश देख वानी बोली, अंडरस्को, अरे माँ, जिसके लिए मिठाई बांटी जा रही है वो कहाँ है? किया ने वानी को देख कहा, अंडरस्को, दीदी अभी तक नहीं उठी है, अभी भी सो रही है।
मैं अभी जाके दीदी को उठा के लाती हूँ। किया सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। किया को जाता देख सरला ने एक नज़र हॉल में खड़े सभी नौकर को देखकर सबको बाहर जाने को कह दिया। सरला जी की बात मानकर सभी नौकर घर के बाहर निकल गई। अभी हॉल में सरला जी, वानी, सविता और विजय ही बचे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सबके कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। सबका ध्यान एक साथ ही ऊपर चला गया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। सब एक साथ देखा तो एक लड़की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। ये कोई नहीं, धड़कन थी। धड़कन आके वहीं पे रखे सोफे पर बैठ गई और उसके बगल में किया। विजय जी धड़कन की तरफ देखकर बोले, बेटा तुमने टॉप किया है। हाँ पापा, मुझे पता है, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, धड़कन ने विजय जी की तरफ देखकर कहा। क्या आपको किसने बताया? किया फुदकते हुए बोली। रुद्र ने मुझे कल ही बता दिया था। धड़कन ने अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल सजाए जवाब दिया। क्या रुद्र भाई ने तुझे क्या ही बता दिया था? इसका मतलब रिजल्ट कल ही घोषित हो गया था। किया को झटका ही लग गया था। वो एकदम से खड़ी होकर थोड़ा गुस्से में बोली, अंडस्को, इस रिजल्ट घोषित करने वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुए एक दिन पहले रिजल्ट घोषित करने की? उन लोगों की वजह से हमें बासी रिजल्ट देखने को मिला। अगर वो लोग मिल जाए ना तो भोलेनाथ की कसम उन सबको मार मार का खीमा बना दूंगी। ठरकी कही के। इतना बोला किया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और ऐसे प्रीटेंड किया जैसे वो सच में उन लोगों से बहुत नाराज हैं। सबको किया कि इस हरकत पर हंसी छूट गई। सरला जी ने खींचकर किया को वापस सोफे पर बिठा दिया और किया के कान मरोड़ कर बोली, अंडरस्कोर, छिपकली नौटंकी करना बंद कर और चुपचाप बैठ और मेरी गुड़िया से हमें बात करने दे, वरना ये जो तेरा कान मैंने पकड़ा है ना उसे मैं तोड़ दूंगी, समझी? ये बोल सरला जी ने किया के कान थोड़े और मरोड़ दिए। दादी प्लीज मेरा कान छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा कान टूट गया ना तो मैं बदसूरत दिखूंगी और कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। प्लीज दीदी प्लीज, किया रिक्वेस्ट करते हुए बोली। किया की बात सुन सब हंसने लगे क्योंकि घर में सब जानते थे कि किया एक नंबर की नौटंकी बाज है। सरला जी आगे बोली, अंडरस्कोर, अच्छा तुझे अभी शादी करनी है, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन के तो दिखा, फिर शादी की बात करना। पढ़ाई लिखाई का तो कोई ठिकाना नहीं है, दूर इसे अभी से शादी करनी है। अब चुपचाप बैठ, अगर तूने एक शब्द भी अपने मुंह से निकलाना तो सच में तेरा कान तोड़ दूंगी, समझी? किया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया तो सरला जी ने किया का कान छोड़ दिया। किया अपना कान सहलाते हुए अपना मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। विजय जी ने धड़कन को पूछ लिया, अंडस्को, बेटा तुम पास हो गई हो, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली है, तो क्या तुम शहर जाके आगे पढ़ना चाहती हो? विजय जी की बात सुन धड़कन ने एक नजर उठा के अब को देख, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, बस उसकी माँ थोड़ी उदास लग रही थी। अपनी माँ को देखने के बाद धड़कन ने विजय जी की तरफ देखकर बोली, अंडस्को, पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। धड़कन थोड़ी गंभीरता से बोली, अच्छा पापा दीदी को कौन से कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है? किया ने सवाल किया। विजय ने जवाब दिया, अंडस्को, सिंघानिया इंटरनेशनल कॉलेज। विजय जी का इतना कहना भर था कि बीच में ही किया जोर से चिल्लाए, अंडस्को, क्या क्या कह रहे हो पापा? ये तो वही कॉलेज है ना जहाँ भाई ने पढ़ाई की है, भाई ने बताया था, वो बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ इंडिया के कोने कोने में से बच्चे पढ़ने आते हैं। क्या बात है दी, आप इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली हो? आप ना दीदी एक काम करिए, मेरे लिए अभी से एक सीट बुकिंग करके रखिए, मैं भी 2 साल बाद आपके साथ उसी कॉलेज में पढ़ाई करूंगी। ये कहते हुए किया एक बार फिर सोफे से खड़ी हुई और उछल कूद करने लगी। किया कि इस हरकत पर सरला जी ने अपना सर पीट लिया और बोली, अंडस्को, आरे पागल लड़की, पहले उछालना बंद कर और ये बता तेरा क्या हुआ है? तेरा भी तो आज ही रिजल्ट आने वाला था, तू पास हुई कि नहीं? वैसे तू पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, तेरा क्या भरोसा, तेरा बस चले न तो तू पूरी जिंदगी एक ही क्लास में बैठकर पढ़ती रहे। किया इतराते हुए बोली, अंडस्को, दादी आपको क्या लगता है मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, पूरा दिन आवर्गी करती रहती हूँ? तो दादी आप गलत सोच रही हैं। आपको पता है दादी, इस बार मैं परीक्षा में पूरे 40% लाई हूँ,
इस बार पूरे 5% ज्यादा लाई हूँ। किया अपने ऊपर प्राउडली फील करते हुए अपना कंधा खुद ही थपथपा रही थी। किया होले से एक नज़र सबकी तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रहे थे। किया ने जबरदस्ती अपने दांत दिखा दिए हे। सबने एक बार फिर अपना सरना में हिला दिया। थोड़ी देर बाद सभी टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहे थे। धड़कन अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई थी। वानी ने उसका नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया था। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। रात को सभी लोग डिनर करके अपने रूम में सो रहे थे। धड़कन भी बेड पर लेट गई थी और कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उसको कब नींद आ गई थी उसे खुद पता ही नहीं चला था। मगर दूसरी तरफ सविता की आंखों से नींद कोसों तक दूर थी। आगे जारी है। आखिर क्यों खुश नहीं थी सविता अपनी ही बेटी से टॉप करने के बाद भी।